विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विचारों का इतिहास, जो कि एमए अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर का एक भाग है और इस क्लास का चौथा पेपर है, इसकी सेकंड यूनिट पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आर्थिक विचारों के इतिहास नामक प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई में अर्थशास्त्र के इस महत्वपूर्ण भाग को रखा गया है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स इन एशियन वर्ल्ड, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की स्थिति, जिसमें हम लोग हिब्रू के विचार, सुमेर सभ्यता, गैर पश्चिमी आर्थिक विचार और ग्रीक विचारों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हेसियाड, जेनोफोन, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, अबू हमीद अल गजाली, सेंट थॉमस एक्विनास, इब्न खल्दून आदि अर्थशास्त्रियों के विचारों को इस वीडियो में हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेन और कापी साथ में लेकर रखें ताकि अलग अलग विचारकों के बिंदुओं को, अलग अलग कल्पनाओं को अलग से लिख सके, ताकि आपको मिक्सअप नहीं हो और आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पेन और कापी लेकर बैठे। और यदि आपने इस यूनिट के इस वीडियो को बारीकी से समझ लिया तो आपको दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसलिए पेन कापी लेकर आप जरूर बैठें। हिब्रू के आर्थिक विचार मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता पर आधारित थे। ध्यान दीजिएगा, हिब्रू के आर्थिक विचार मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता पर आधारित थे, जो कृषि, श्रम, उचित मूल्य, ब्याज पर रोक अर्थात सूदखोरी, दशमांश अर्थात टैक्स और गरीब एवं जरूरतमंद की देखभाल पर जोर देते थे, जिसमें अर्थव्यवस्था को नैतिक और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता था। खासकर जयंती वर्ष अर्थात सबल ईयर और भूमि के पुनर्वितरण जैसी अवधारणाओं के माध्यम से, ताकि धन के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। इस प्रकार हम हिब्रू के आर्थिक विचारों का एक ही निचोड़ निकाल सकते हैं कि उन्होंने धर्म और नैतिकता पर आधारित अपने विचार व्यक्त किए हैं, ताकि धन का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के पास न होकर सबको उसको आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो। हिब्रू के आर्थिक विचारों की प्रमुख अवधारणाएं, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है नैतिकता और धर्म का प्रभाव। आर्थिक गतिविधियां धार्मिक सिद्धांतों जैसे 10 आज्ञाओं द्वारा निर्देशित होती थी, जिसमें ईमानदारी और न्याय को सर्वोपरि रखा गया। दूसरा जो भाग है, कृषि और श्रम की गरिमा। कृषि को पवित्र कार्य माना जाता था और श्रम को सम्मान दिया जाता था। यह सरल आर्थिक जीवन शैली को बढ़ावा देता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्याज पर प्रतिबंध, अर्थात हिब्रू ने सूदखोरी का घोर विरोध किया था। अपने ही भाइयों अर्थात सहधार्मिकों से ब्याज लेना वर्जित था, जिससे गरीबों का शोषण न हो सके। चौथा पॉइंट है वितरणात्मक न्याय। दशमांश क्या होता है इसे हम समझे। आय का 10वां हिस्सा चर्च या गरीबों की मदद के लिए देना ही दशमांश कहलाता है। हिब्रू ने अपने आर्थिक विचारों में जयंती वर्ष की बात भी की है। हर 50 साल में कर्ज माफ कर दिए जाते थे और जमीनें उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाती थी, ताकि कोई हमेशा के लिए गरीब नहीं बना रहे। इस प्रकार की व्यवस्था हिब्रू के विचारों में झलकती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा जाल। विधवाओं, अनाथों और विदेशियों की देखभाल करना धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। छठा पॉइंट हम देखें, उचित मूल्य और वजन। व्यापार में बेईमानी या धोखाधड़ी की कड़ी निंदा की गई थी। सही माप और वजन का उपयोग आवश्यक था, अर्थात किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त में हम हिब्रू के आर्थिक विचारों को देखें तो हिब्रू के आर्थिक विचार आधुनिक अर्थशास्त्र से भिन्न थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण, धार्मिक और नैतिक समाज का निर्माण करना था, जहां सभी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके और कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए अभाव में नहीं रहे। इस प्रकार
इब्रू ने अपने आर्थिक विचारों में धर्म और नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण भाग है सुमेर सभ्यता के आर्थिक विचार। सुमेर सभ्यता के आर्थिक विचारों में कृषि, नगर राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, विस्तृत व्यापार, जौ और चांदी का मुद्रा के रूप में उपयोग और मंदिरों की केंद्रीय भूमिका प्रमुख थी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जहां पुजारी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करते थे, मंदिरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और पुजारी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करते थे और शुरुआती कानूनों, व्यापार और संपत्ति को नियंत्रित करते थे, जिसमें भूमि के स्वामित्व और करों का उल्लेख भी था, जो आधुनिक आर्थिक प्रणालियों की नींव रखते थे। यहाँ पर सुमेर सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान मंदिरों को और पुजारी को दिया गया था और ये मंदिर और पुजारी ही पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन करते थे। सुमेर सभ्यता की मुख्य आर्थिक अवधारणाएं: नंबर 1, कृषि और सिंचाई। टिग्रिस और फरास नदियों के बीच उपजाऊ भूमि, गहन सिंचाई ने अतिरिक्त अनाज पैदा किया, जिससे नगर राज्यों का विकास हुआ। गेहूं से जौ की खेती की ओर बदलाव आया, क्योंकि जौ नमक सहिष्णु था। नंबर 2, नगर राज्य व्यवस्था। प्रत्येक नगर राज्य एक केंद्रीय मंदिर के आसपास संगठित था, जो मंदिर संपदाओं के माध्यम से कृषि और व्यापार का प्रबंधन करते थे। तीसरा पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य। कच्चे माल, जिसमें धातु, लकड़ी, पत्थर की कमी के कारण सुमेरियों ने दूर दराज के क्षेत्रों, ओमान, सिंधु घाटी, अनातोलिया के साथ एक विस्तृत व्यापार नेटवर्क विकसित किया। कारीगरों और व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और वस्तुओं का उत्पादन किया। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है मुद्रा और विनिमय। चांदी, जौ और मवेशी वस्तुओं के विनिमय या माप के रूप में प्रयोग में होते थे। इनका विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था। जौ के एक निश्चित वजन को वस्तु मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसका आशय है कि उस समय सुमेर सभ्यता में जौ का महत्वपूर्ण स्थान था। पांचवा पॉइंट, आर्थिक कानून और प्रशासन। सुमेरियों ने कानून बनाए जो व्यापारिक सौदों, ब्याज दरों, जुर्माने और विरासत के नियमों को संहिताबद्ध करते थे, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती रूप माने जाते हैं। मंदिर भूमि का स्वामित्व नियंत्रित था, जबकि उरुलाल भूमि खरीदी बेची जा सकती थी। नंबर 6, मंदिर और पुजारी। मंदिर आर्थिक शक्ति के केंद्र थे, जहां पुजारी प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों का प्रबंधन करते थे और वे शिक्षा तथा खगोल विज्ञान के केंद्र भी थे। संक्षेप में सुमेर की अर्थव्यवस्था कृषि, मंदिर प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित थी, जिसमें शुरुआती मौद्रिक और कानूनी प्रणालियों के तत्व मौजूद थे। इस प्रकार सुमेर सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें समझ में आई है, वहाँ पर मंदिर और पुजारी को बहुत सशक्त माना गया था और मंदिर और पुजारी के माध्यम से ही पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा नगर राज्य नियंत्रित होता था। आगे बात करते हैं गैर पश्चिमी आर्थिक विचार और ग्रीक आर्थिक विचारों पर। गैर पश्चिमी आर्थिक विचार से तात्पर्य उन आर्थिक दर्शनों, सिद्धांतों और मॉडलों से है जो पश्चिमी देशों, विशेष करके अमेरिका और यूरोप के प्रभुत्वशाली आर्थिक सिद्धांतों जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद से भिन्न है और अक्सर स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक संदर्भों में उत्पन्न हुए हैं। इन विचारों में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विकास मॉडल और नीतिगत दृष्टिकोण को शामिल किया गया। गैर पश्चिमी
आर्थिक विचार का सीधा असर यह है कि जो यूरोप और अमेरिकी संस्कृति से अलग हो। हम भारत के संदर्भ में कुछ प्रमुख गैर पश्चिमी आर्थिक विचारों की बात करते हैं। पहला है भारतीय आर्थिक चिंतन। भारत में आर्थिक विचारों की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जिसे अक्सर पश्चिमी विद्वानों द्वारा उपेक्षित किया जाता रहा है, जिसमें पहला स्थान कौटिल्य अर्थशास्त्र का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास पर जोर देता है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने मांग और पूर्ति के नियम को समझा था और राज्य द्वारा व्यापार के नियमन की वकालत की ताकि अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। इसमें कृषि को धन का मूल स्रोत माना गया और राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह कृषि को बढ़ावा दे। इसका असर यह है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नंबर 2, स्वदेशी। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं द्वारा प्रचारित यह विचार स्वनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। तीसरा पॉइंट है अंत्योदय। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अंतिम व्यक्ति का उदय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह एक मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है। दूसरी ओर राम मनोहर लोहिया ने आय के असमान वितरण की आलोचना की और ऐसे आर्थिक मॉडल का समर्थन किया जो ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दे। इसके बाद हम लोग हैसियत के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। हैसियत के आर्थिक विचारों का मुख्य जोर श्रम, अभाव और न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा है जो उनकी कृति वर्क्स एंड डेज में मिलता है। उन्होंने बताया कि अभाव के कारण मनुष्य को श्रम करना पड़ता है और कड़ी मेहनत, संसाधनों का कुशल उपयोग, प्रतिस्पर्धा ही गरीबी दूर कर सकते हैं। साथ ही डकैती जैसे अन्यायपूर्ण तरीकों को त्याग कर न्याय और सद्भाव पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पर हैसियत ने जोर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया अपने आर्थिक विचारों में हैसियत ने। हैसियत के आर्थिक विचारों को हम बिंदुवार भी समझें। आप लोग पेन कापी लेकर नोट जरूर कर लें। नंबर 1, अभाव एवं श्रम। हैसियत ने बताया कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम आवश्यक है। उन्होंने अभाव को आर्थिक गतिविधियों का मूल कारण बताया क्योंकि इसी के कारण मनुष्य को संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करना पड़ता है। नंबर 2, कड़ी मेहनत का महत्व। हैसियत ने श्रम को सभी अच्छाइयों का स्रोत माना। उनका मानना था कि आलस्य से बचना चाहिए और कड़ी मेहनत से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है। देवता भी आलसी लोगों से घृणा करते हैं। नंबर 3, अच्छा संघर्ष। उन्होंने मनुष्य के प्रतिस्पर्धा की भावना को अच्छा संघर्ष कहा जो अभाव को दूर करने और प्रगति करने में मदद करती है। यह प्रतिस्पर्धा दूसरों की नकल करने और सामाजिक उपभोग मानकों को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होती है, लेकिन यह न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं। नंबर 4, न्याय और व्यवस्था। हैसियत ने
धन कमाने के गलत तरीके जैसे डकैती की घोर निंदा की और समाज में सद्भाव एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय और कानून के शासन का समर्थन किया। उनका मानना था कि प्रतिस्पर्धा न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। नंबर 5, कृषि अर्थशास्त्र। एशियाड की कविता वर्क्स एंड डेज कृषि प्रबंधन, बुआई, कटाई और पारिवारिक अर्थव्यवस्था के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिससे यह प्राचीन यूनानी कृषि जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है। संक्षेप में यदि हम एशियाड के आर्थिक विचारों को देखें तो एशियाड ने श्रम, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया। श्रम, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा और संसाधनों का कुशल प्रबंधन जो आधुनिक अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की झलक दिखाते हैं, विशेष करके संसाधन आवंटन और मानवीय प्रेरणा के संबंध में इनके जो आर्थिक विचार बहुत ही प्रासंगिक माने जाते हैं। एशियाड के आर्थिक विचारों के पश्चात जेनोफोन के आर्थिक विचारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, इन्हें समझते हैं। जेनोफोन के आर्थिक विचारों में प्रशासनिक अर्थशास्त्र पर जोर, श्रम विभाजन, दास श्रम का महत्व और सार्वजनिक वित्त के लिए खदानों से आय का सुझाव शामिल था, जिन्होंने शास्त्रीय एथेंस में आर्थिक विकास के विचारों की नींव रखी। खासकर अपनी रचना अर्थशास्त्र और तरीके और साधन के माध्यम से, जहां उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति प्रबंधन से लेकर राज्य के राजस्व बढ़ाने तक पर बात की है। जेनोफोन के आर्थिक विचारों को हम बिंदुवार समझेंगे। नंबर 1, प्रशासनिक अर्थशास्त्र। उन्होंने निजी संपत्ति और घर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, जो उत्पादन और प्रबंधन का एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण था। यह अर्थशास्त्र का शुरुआती रूप था, जैसा कि उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित है। जेनोफोन ने श्रम विभाजन की बात कही है। उन्होंने श्रम विभाजन के लाभों को समझा, जिससे कि दक्षता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। श्रम विभाजन का आशय होता है कि काम को अलग अलग भागों में बांट देना, ताकि हर व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर उसको अच्छे से कर सके। जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसे वह कार्य सौंपना ही श्रम विभाजन कहलाता है। नंबर 3, दास श्रम। जेनोफोन चांदी की खदानों में दास श्रम के उपयोग को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि खदानों में अधिक दास काम करेंगे तो एथेंस के लोग आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध होंगे। नंबर 4, सार्वजनिक वित्त। उन्होंने तरीके और साधन नामक अपनी पुस्तक में सार्वजनिक वित्त पर चर्चा की और सुझाव दिया कि एथेंस सार्वजनिक दासों को किराए पर देकर राजस्व कमा सकता है। नंबर 5, आर्थिक विकास के अग्रदूत। जेनोफोन के विचारों को शास्त्रीय एथेंस में आर्थिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष की विचारधारा के जन्म के रूप में देखा जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि और व्यापार में वृद्धि हुई। संक्षेप में यदि हम जेनोफोन के आर्थिक विचारों को देखें तो जेनोफोन ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया और श्रम विभाजन तथा दास श्रम जैसी अवधारणाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के शुरुआती सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, जो प्लेटो और अरस्तु जैसे बाद के विचारकों के लिए आधार बने। जेनोफोन के विचारों के पश्चात प्लेटो के आर्थिक विचारों पर हम लोग ध्यान आकर्षित करें
प्लेटो के आर्थिक विचारों में मुख्य रूप से श्रम विभाजन, निजी संपत्ति पर संदेह और आदर्श राज्य के लिए वर्ग आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जहां प्रत्येक वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, शासन वर्ग के लिए निजी संपत्ति वर्जित हो और आर्थिक गतिविधियों का लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं सामंजस्य हो, न कि व्यक्तिगत लाभ या अत्यधिक धन संचय, क्योंकि वे लालच को समाज के लिए हानिकारक मानते थे। प्लेटो के मुख्य आर्थिक विचार देखें। नंबर 1, श्रम विभाजन। प्लेटो का मानना था कि समाज में सबसे बेहतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है। लोगों को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं और स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे किसान भोजन उगाए, बुनकर कपड़े बनाए और बड़े घर बनाए। प्लेटो का यह विचार एडम स्मिथ जैसे बाद के अर्थशास्त्रियों के लिए आधार बना। नंबर 2, निजी संपत्ति और साम्यवाद। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का प्रस्ताव रखा, ताकि वे स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य के हित में कार्य कर सके। हालांकि उत्पादक वर्ग, जिसमें कारीगर और किसान हैं, के लिए निजी संपत्ति की अनुमति थी, क्योंकि यह उन्हें उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3, धन और लालच की आलोचना। प्लेटो धन और गरीबी दोनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि अत्यधिक धन लालच और भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिससे वर्ग संघर्ष और समाज में अस्थिरता आती है। उन्होंने मुनाफे और ब्याज को आदर्श राज्य के लिए खतरा माना। नंबर 4, आदर्श राज्य और अर्थव्यवस्था। उनके अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक सामंजस्य और न्याय था, न कि व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता। राज्य को व्यापार, वाणिज्य और जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक मिश्रण से बचा जा सके और सही राजनीति बनी रहे। नंबर 5, दास्ता। प्लेटो ने दास्ता को सभ्यता का एक स्थायी हिस्सा माना और सुझाव दिया कि गुलामों के साथ उदार व्यवहार किया जाना चाहिए। संक्षेप में, प्लेटो के आर्थिक विचार उनके न्यायपूर्ण और सुव्यवस्थित राज्य के दर्शन से गहराई से जुड़े हुए थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को करता था और व्यक्तिगत लालच के बजाय सामूहिक भलाई पर जोर दिया जाता था। इस प्रकार प्लेटो ने अपने विचारों में न्यायपूर्ण व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्लेटो के बाद हम अरस्तु के आर्थिक विचारों पर चर्चा करें। अरस्तु के आर्थिक विचारों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक धन संचय के बीच अंतर, उपयोगिता और विनिमय मूल्य पर जोर और मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में देखना शामिल था। उन्होंने कृषि और लघु उद्योगों का समर्थन किया, जबकि ब्याज और वाणिज्य लालच की निंदा की, यह मानते हुए कि धन का उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति है, न कि स्वयं धन का असीमित संग्रह। अरस्तु के प्रमुख विचारों में नंबर 1, प्राकृतिक बनाम अप्राकृतिक। प्राकृतिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र का उत्पादन और विनिमय, वस्तु विनिमय, कृषि, पशुपालन आदि को प्राकृतिक माना गया। अप्राकृतिक में धन के लिए धन कमाना, व्यापार, वाणिज्य, ब्याज, जिसे कला मानते थे, जो भ्रष्ट हो सकती है और असीमित लालच की ओर ले जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है धन और मुद्रा। मुद्रा को विनिमय का माध्यम, मूल्य के भंडार
और मूल्य के माप के रूप में पहचाना जाता था। धन अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि साधन है जिसका उद्देश्य अच्छे जीवन को प्राप्त करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु विनिमय और न्याय। विनिमय में समानता और न्याय महत्वपूर्ण है। जहां वस्तुओं का आदान प्रदान उचित हो, उन्होंने विनिमय के लिए एक सामान्य माध्यम जैसे धातु मुद्रा की आवश्यकता महसूस की, लेकिन इसके दुरुपयोग से भी आगाह किया, सावधान किया। ब्याज की निंदा। ब्याज को बाँझ धन से संतान पैदा करने जैसा मानते थे, जो कि अप्राकृतिक और अनुचित है क्योंकि धन स्वयं उत्पादक नहीं है। पांचवा पॉइंट, कृषि और लघु उद्योग। कृषि को सबसे प्राकृतिक और उचित आर्थिक गतिविधि माना। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे क्योंकि वे आत्मनिर्भरता और रोजगार को बढ़ावा देते हैं। नंबर 6, निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का समर्थन किया, लेकिन इसके विवेकपूर्ण और सामुदायिक उपयोग पर भी जोर दिया। संक्षेप में अरस्तू ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की जो मानवीय आवश्यकताओं पर केंद्रित हो, न कि असीमित धन संचय, और जिसमें आर्थिक गतिविधियां नैतिक और न्याय संगत हो। इस प्रकार अरस्तू ने अपने आर्थिक विचारों में न्याय संगत और मानवीय आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चाणक्य के आर्थिक विचारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। चाणक्य के आर्थिक विचारों का सार मिश्रित अर्थव्यवस्था, राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप, कल्याणकारी राज्य और न्यायपूर्ण धन प्रबंधन है, जहां कृषि, व्यापार और उद्योगों को महत्व दिया जाता है। धन को अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया और राज्य का मुख्य कार्य प्रजा के सुख समृद्धि को सुनिश्चित करना, जिसमें न्याय संगत कराधान, श्रम कल्याण और संसाधनों का कुशल प्रबंधन शामिल है। चाणक्य के प्रमुख आर्थिक विचारों में नंबर 1, अर्थ का व्यापक रूप। चाणक्य के लिए अर्थ केवल धन नहीं बल्कि मनुष्य का व्यवहार, आजीविका और मनुष्य से युक्त भूमि है। इसमें मुद्राएं, वस्तुएं, श्रम और वनोपज भी शामिल है, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण है। नंबर 2, राज्य की भूमिका। उन्होंने राज्य के मजबूत हस्तक्षेप का समर्थन किया ताकि एकाधिकार रोका जा सके, मूल्य स्थिरता बनी रहे और जन कल्याण सुनिश्चित हो। राज्य को कृषि, व्यापार और उद्योगों में संतुलन बनाना चाहिए। नंबर 3, कृषि को राष्ट्र का आधार माना गया। सिंचाई के साधनों के विकास पर जोर दिया गया और कृषि के विस्तार के लिए जंगलों को साफ करने का सुझाव दिया गया। नंबर 4, कराधान। एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील कर प्रणाली की वकालत भी चाणक्य ने की। करों को प्रजा पर बोझ न बनाकर राज्य के खजाने को मजबूत करने और जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। नंबर 5, श्रम और मजदूरी। श्रमिकों के उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर ध्यान दिया गया। उन्होंने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक भुगतान जैसे कई भुगतान तरीकों का भी उल्लेख अपने आर्थिक विचारों में किया। नंबर 6, लोक वित्त और कोष। राज्य के खजाने को मजबूत बनाने, धन के उचित संचय और न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया। प्रजा के कल्याण के लिए धन का उपयोग राजा का मुख्य कर्तव्य माना गया। नंबर 7, व्यापार और उद्योग। व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन इसमें जोखिमों को कम करने और मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की बात कही। विदेशी व्यापार के लिए भी नियम बनाए गए।
चाणक्य के आर्थिक विचार वर्तमान में कितने प्रासंगिक है? कौटिल्य अर्थात चाणक्य के विचार आधुनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोक कल्याणकारी योजनाओं, न्यायपूर्ण कर प्रणाली और मजबूत राज्य प्रबंधन के सिद्धांतों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि आज भी बहुत प्रासंगिक माने जाते हैं। अब हम अबू हमीद अल गजाली के आर्थिक विचारों की बात करते हैं। अबू हमीद अल गजाली के आर्थिक विचारों का आधार इस्लाम के नैतिक सिद्धांत और सामाजिक कल्याण था। उन्होंने धन को ईश्वर से मिली एक अमानत माना, जिसमें ज़रूरत, आराम और विलासिता के बीच अंतर किया। नैतिक लेन देन, न्याय, जमाखोरी की निंदा, सूदखोरी का विरोध और समाज के लिए धन के उपयोग पर जोर दिया, ताकि आर्थिक गतिविधियां व्यक्ति और समुदाय के आध्यात्मिक लक्ष्यों को पूरा कर सके, न कि केवल भौतिक लाभ कमाना उद्देश्य हो। इनके आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, नैतिक आधार। आर्थिक गतिविधियां शरीयत और नैतिक सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारी से निर्देशित होनी चाहिए। नंबर 2, मसलहा मतलब सामाजिक उपयोगिता। उनका केंद्रीय विचार मसलहा था, जिसका अर्थ है कि वह सब जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। इसमें धन कमाना एक साधन है, लक्ष्य नहीं, और यह धर्म जीवन, परिवार, संपत्ति और बुद्धि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, धन का उद्देश्य। धन का उपयोग स्वयं और परिवार के लिए बुनियादी ज़रूरतों, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने, दूसरों की देखभाल करने और सामुदायिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, न कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का साधन। नंबर 4, मध्यम वर्ग। फिजूल खर्ची और अत्यधिक कंजूसी दोनों से बचना चाहिए। एक संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरतों से थोड़ी अधिक हो, लेकिन विलासिता से दूर हो। नंबर 5, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार महत्वपूर्ण है और आर्थिक समृद्धि लाता है, लेकिन इसे न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जमाखोरी की घोर निंदा की और कहा कि पैसा चलन में रहना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, राज्य को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी भी राज्य को रखनी चाहिए। नैतिक नियमों को लागू करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनाए रखनी चाहिए। नंबर 7, सूदखोरी का खंडन। सूदखोरी का कड़ा विरोध किया, इसे अनुचित और शोषणकारी भी माना। संक्षिप्त में इनके विचारों को देखें। अल गजाली ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की है जो नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक लक्ष्यों से जुड़ी हो, जहां धन का उपयोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के कल्याण के लिए किया जाए। इसके बाद हम सेंट थॉमस एक्विनास के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास के आर्थिक विचारों ने नैतिकता और धर्म को अर्थशास्त्र से जोड़ा, जिसमें उन्होंने न्याय संगत मूल्य की अवधारणा दी, जो बाजार की शक्तियों के बजाय लागत, श्रम और जनहित पर आधारित थी। उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन किया, लेकिन धन के सही उपयोग पर जोर दिया। सूदखोरी की निंदा की, क्योंकि धन को केवल विनिमय का माध्यम माना। उनके विचारों ने बाद के अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला, खासकर आर्थिक न्याय और नैतिक आयामों के संबंध में। सेंट थॉमस एक्विनास के प्रमुख आर्थिक विचार इस प्रकार से है। नंबर 1, न्याय संगत मूल्य। यह बाजार मूल्य से अलग था। इसमें उत्पादन की लागत, उचित लाभ और समुदाय के हित को शामिल किया जाना चाहिए।
न कि केवल मांग पूर्ति को ध्यान में रखना चाहिए। विक्रेता को वस्तु में सुधार या उसे लाने ले जाने के जोखिम के लिए अधिक मूल्य लेने की अनुमति थी, लेकिन धोखाधड़ी करने की नहीं थी। नंबर 2, निजी संपत्ति। एक्विनास ने निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया क्योंकि यह व्यवस्था और दक्षता लाता है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि धन का उपयोग सार्वजनिक भलाई और दान के लिए किया जाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करना एक नैतिक कर्तव्य भी उन्होंने माना। नंबर 3, उन्होंने धन को केवल विनिमय के माध्यम के रूप में देखा। पैसे को उधार देना और उस पर ब्याज लेना धन के प्राकृतिक कार्य को विकृत करता है, इसलिए उन्होंने सूदखोरी की निंदा की। नंबर 4, उन्होंने वाणिज्य या लाभ कमाने की निंदा नहीं की, खासकर जब यह जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने और समुदाय की सेवा के लिए हो। व्यापार को लालच से नहीं बल्कि उचित मूल्य और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए ताकि लालच समाज में न फैले। संक्षेप में, एक्विनास के विचारों ने मध्यकाल के आर्थिक चिंतन को व्यवस्थित किया और बाद के विचारकों जैसे एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के लिए एक नैतिक आधार प्रदान किया जिसने आर्थिक नीतियों के नैतिक आयामों पर जोर दिया। और अब अंत में हम इब्न खल्दून के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। यह इस यूनिट का आखिरी भाग है। इब्न खल्दून के आर्थिक विचारों में श्रम का महत्व, श्रम विभाजन, बाजार की स्वतंत्रता और सभ्यता के उतार चढ़ाव के साथ अर्थव्यवस्था का संबंध प्रमुख है। उन्होंने श्रम को मूल्य का स्रोत माना, अतिशेष उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेषज्ञता पर जोर दिया और शासकों को अत्यधिक कर और विलासिता से बचने की सलाह दी क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकता है, जो उनके केंद्र परिधि मॉडल का एक हिस्सा है जहां सामाजिक नैतिक पतन आर्थिक गिरावट को लाता है। उनके आर्थिक विचारों को देखें। नंबर 1, श्रम और मूल्य का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य श्रम से आता है। श्रम के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता और आय और पूंजी संचय श्रम पर ही निर्भर करते हैं। नंबर 2, श्रम विभाजन और विशेषज्ञता। उत्पादन के लिए श्रम का विभाजन और विशेषज्ञता आवश्यक है। इससे अतिशेष बनता है जो आर्थिक समृद्धि लाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 3, मुक्त बाजार और राज्य का हस्तक्षेप। उन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन किया और सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया, सिवाय गरीबों की सहायता के बाजार को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। नंबर 4, कर और राज्य का खर्च। उन्होंने तर्क दिया कि अधिक कर या शासकों का अत्यधिक खर्च, जो अक्सर विलासिता से प्रेरित होता है, आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है, मुनाफे को कम करता है और अंततः राजस्व को भी घटाता है, जिससे राज्य कमजोर होता है। नंबर 5, सभ्यता का चक्र केंद्र परिधि मॉडल। इब्न खल्दून का मानना है कि सभ्यता एक चक्र से गुजरती है। जब समाज समृद्ध और विलासितापूर्ण हो जाते हैं तो नैतिक मूल्यों का पतन होता है, जिससे असबिहा कमज़ोर होती है और राज्य कमज़ोर पड़कर पतन की ओर बढ़ता है और फिर एक नया समूह सत्ता में आता है, जिससे चक्र दोहराया जाता है। नंबर 6, नैतिकता और अर्थव्यवस्था। उनके लिए नैतिकता और सामाजिक एकजुटता आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। भ्रष्टाचार और विश्वासघात से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। संक्षेप में, इब्न खल्दून ने उत्पादन, व्यापार, कराधान और राज्य के कार्यों पर गहराई से विचार किया और आधुनिक अर्थशास्त्र की
कई अवधारणाओं जैसे श्रम सिद्धांत, मुक्त बाजार के अग्रदूत माने गए। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सेकंड इकाई के सभी भागों को कवर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।